Hello everyone, I welcome you all in this session और I hope you all are doing well। और नॉर्थ इंडिया में हम लोग हैं, सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं और आप लोग भी ठंड का मजा ले रहे होंगे। और आप लोग तो वैसे भी जम्मू कश्मीर में हो, वहां तो मजा ही अलग है। ठंड में शाम के टाइम कश्मीर में है कहवा हाथ में, वो चुस्कियां लेते हुए। अच्छा, प्लीज कंफर्म कर दो एक बार सब चैट में, ठीक है। एम आई क्लियरली ऑडिबल? आवाज क्लियर है सबको? आवाज आ रही है सबको अच्छे से? इस ऑडियो वीडियो ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई लैग हो तो अभी आप चैट करके बता सकते हो। अच्छा, कल जो प्रॉब्लम आई थी उसके लिए हम लोगों ने आज क्या रखा है, हम स्टार्टिंग में अपना डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। और जहां पे भी डाउट सेशन होगा वहां पे अनम्यूट करके यू विल बी अलाउड टू आस्क, ठीक है, बाय योर वॉइस। उसके बीच में आपको कोई भी कॉन्वर्सेशन करनी है, आप चैट में डायरेक्ट मैसेज करो, चैट में आपका डायरेक्ट रीड कर रहा हूं, ठीक है। एवरी टाइम मैं आपका चैट रीड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो डियर स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। कल का सेशन हम लोगों ने किया, इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके बाद ऐश्वर्या सर ने एक डेमो लेक्चर दिया आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक पे, बेसिक टॉपिक पे बिल्कुल। आई होप यू एंजॉयड दैट सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पे, और हम बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करेंगे बिल्कुल, ठीक है। डिटेल में जाएंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें टच करेंगे। और वो ऐसी चीजें टच करेंगे हम लोग, आप सब लोग जानते हो उसको। हम बात करेंगे व्हाट इज फ्लूइड, इस तरह की बिल्कुल बेसिक चीजें टच करेंगे। और आई होप कि बिल्कुल बेसिक चीजें करने के बाद भी वो सब लोग आप जानते हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ नया आज लेके जाओगे। बिल्कुल बेसिक चीजों में से भी आपको लगेगा हाँ अच्छा, ये बात मेरे को आज पता चली है, वेरी गुड। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग फर्दर। उससे पहले एक चीज, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का ना क्वेरी आ रहा था, वो मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद कोई भी आपका क्वेरी होगा आप पूछ सकते हो, देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। चलो, सो जो सिलेबस था वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यस्टरडे सेशन डियर। मैकेनिकल सिलेबस, सिविल सिलेबस, ये अच्छा ये तो कल हो चुका है। दिस इज कंप्लीटेड यस्टरडे, दिस इज टुडे ऑनगोइंग लेक्चर। एंड बैचेस हमारे स्टार्ट होंगे दैट इज डे आफ्टर टुमारो 1 दिसंबर से डियर। 6:30 टाइमिंग रहने वाला है, कल भी आप लोगों ने डिस्कस किया था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से वी विल स्टार्ट, ओके। सो इसके बाद अच्छा हाँ, ये स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, सर एनरोलमेंट कैसे होगा, ठीक है। सो एनरोलमेंट के लिए क्या प्रोसेस होगा? तो डियर एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल रखा है आप लोगों के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, दिस मैसेज विल बी शेयर टू यू। ये मैसेज आप लोगों को शेयर हो जाएगा ग्रुप में भी, इंडिविजुअल भी, ओके। उसमें आपको क्या करना है, टू एनरोल, to register online courses for JKSSB JEE preparation exam, aspirants can submit their course fee online at our website। आपको क्या करना होगा इस मैसेज में, दैट इज आपको इस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, लिंक पे आप क्लिक करोगे, देन क्लिक ऑन पे कोर्स फीस। उसके बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इट विल टेक लेस देन 60 सेकंड। यस, एनरोलमेंट के लिए लेस देन 60 सेकंड लगेंगे ओनली। तो क्या करना है देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं जल्दी से। इस पे आप क्लिक करोगे, दैट इज या आपने इस पे क्लिक किया यहाँ पे, तो डायरेक्टली यू विल बी एट आवर गेट गुरुज वेबसाइट। या आप डायरेक्ट गेट गुरु की वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है डियर, पे कोर्स फी ऑनलाइन, ओके। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यू विल बी एट गेटवे पेमेंट, दैट इज पेमेंट गेटवे। यहां पे आपको अमाउंट एंटर करना है, वट एवर अमाउंट, दैट इज 9999। आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, नेम एड्रेस यूनिवर्सिटी, दैट इज खत्म। उसके बाद एग्जाम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है यहाँ पे JKSSB। आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, वेदर इट इज सिविल और मैकेनिकल, बस इतना आपको प्रोसेस करना है। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है, किसी भी ऐप से करना है, वो सारे ऑप्शन आपको, दैट इज जैसे आप मेक पेमेंट पे करोगे वहां पे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे और आपका एनरोलमेंट क्लियर हो चुका होगा। बस इतना सा प्रोसेस है, वेरी सिंपल, 60 सेकंड का प्रोसेस, ओके। सो इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, देन फील फ्री टू आस्क। और उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं डियर फ्लूइड मैकेनिक्स का। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो प्लीज।
कोई डाउट नहीं है किसी को यहां तक? कौन सा? अच्छा, एक हैंड रेज हुआ है रेडमी करके। अच्छा, इट इज बेटर अगर आप नाम अगर लिख दोगे तो कोई बात नहीं, फिर भी जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है, बोलो डियर। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, और आप चैट में भी बोल सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, आप अनम्यूट करके वॉइस से भी डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में नहीं कर सकते क्या? देखो बलजीत, ये हमने कल डिस्कस किया था, पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट में। ओके, 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो आप। वो बैनर भी हम लोगों ने शेयर कर दिया है ग्रुप में भी, वो पर्सनली भी आपको शेयर हो जाएगा। 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, ठीक है? यस, ये प्रोसेस है, 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। और कोई डाउट किसी का? अच्छा, ये बताओ क्वालिटी ओके है ना? इसी अगर हम इसी क्वालिटी से क्लासेस लेंगे तो मजा आएगा ना? चलो ठीक है, ओके खालिद, थैंक यू वेरी मच। सो डियर, स्टार्ट करते हैं सेशन फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है डियर, बिकॉज वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन द ओशियन ऑफ फ्लूइड। बोल सकते हैं ना, हमारे चारों तरफ फ्लूइड, एयर तो है, एटलीस्ट एयर वाटर से तो हम घिरे हुए हैं। तो वी कैन से वी आर लिविंग इन द ओशियन ऑफ फ्लूइड। तो कोई भी चीज अगर हम डिजाइन करते हैं, उस पे फ्लूइड का एनालिसिस इज मस्ट। बिना फ्लूइड के एनालिसिस के कोई भी डिजाइन आप प्रॉपर कर ही नहीं पाओगे। तो इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है डियर, इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हर फील्ड में इसका यूज होगा, हर फील्ड में इसका यूज होगा। सो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ना यहाँ से, प्रैक्टिकल मजा आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करके। और अगर आप किसी अच्छे इंटरव्यू में भी जाओगे तो वहां पे भी आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स से डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स का। देखो, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात करते हैं डियर, व्हाट इज फ्लूइड। सिर्फ व्हाट इज फ्लूइड, सिर्फ अगर हम इतनी बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा दैट इज सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये आंसर क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है, अगर हम किसी 10th क्लास के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछें व्हाट इज फ्लूइड, तो वो भी सेम ही आंसर करेगा। एंड यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो आपको जो फ्लूइड को डिफाइन करना है ना डियर, अब वो फ्लूइड को आपको डिफाइन करना है प्रॉपरली, उसको सॉलिड से डिफरेंशिएट करते हुए। अच्छा, यहां पे भी एक कैच है। क्या है? जैसे ही आप सपोज आप इंटरव्यू में गए, आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फ्लूइड, आपने आंसर किया तुरंत, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपसे पता क्या होगा उसके बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा, ओके टेल मी व्हाट इज सब्सटेंस। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें होती है। व्हाट इज सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है ये, सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा इंटरव्यू में। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू जो आपका ले रहा है वो पहले से सोच के बैठा है, अच्छा ये एंट्री करेगा तो मैं इससे ये 4 क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है डियर। वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा रैंडम, फिर उन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाना है ना, ये आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे होगा व्हाट इज सब्सटेंस, तो क्या आंसर करोगे आप? सब्सटेंस क्या है यहाँ पे? दैट इज एनीथिंग, एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम स्पेस बोले तो दैट मींस इट शुड हैव सम वॉल्यूम आल्सो। कोई भी वो चीज जिसका कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा डियर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको सब्सटेंस बोलेंगे। और सब्सटेंस को अगर हम कैटेगराइज करते हैं, सब्सटेंस को वी कैन कैटेगराइज इन 2 पार्ट्स, दैट इज one part is solid, one part is solid and one part is non-solid, non-solid, and this non-solid part is also called fluid। यही non-solid part को अपन क्या बोलते हैं? fluid बोलते हैं। इस तरह से चीजें चलेंगी आगे। ओके, सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, सॉलिड एंड नॉन सॉलिड। तो नॉन सॉलिड वाला पार्ट ये हमारा क्या हो गया? ये फ्लूइड हो गया। और अब ये फ्लूइड भी फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है, दैट इज लिक्विड एंड गैस। यस, लिक्विड एंड गैस। बिकॉज बेसिक डेफिनेशन देखो ना, बेसिक डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। क्या गैस फ्लो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
क्या लिक्विड फ्लो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो दोनों किसके अंडर आएंगे, किस कैटेगरी में आएंगे? दोनों ही, बोथ विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड, दैट इज लिक्विड एंड गैस। सो दैट मीन्स इस सब्जेक्ट में हमको क्या स्टडी करना है डियर? लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करना है। जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं हम, किसके साथ डील करेंगे इस सब्जेक्ट में हम। तो डियर फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें हम डील करेंगे लिक्विड और गैसेस के साथ, ठीक है। ये जो टर्म है, ये जो नाम है मैकेनिक्स, इस वर्ड का क्या मतलब है? ये जो मैकेनिक्स वर्ड है इसका क्या मतलब है डियर? मैकेनिक्स वर्ड का मतलब है दैट इज एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस when it is subjected to external forces, that is analysis of behavior of substance when it is subjected to external forces। कोई भी वो सब्सटेंस जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करेंगे तो उसके बिहेवियर का जो एनालिसिस है वही मैकेनिक्स है। तो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड बोले तो लिक्विड एंड गैस, मैकेनिक्स मींस एनालिसिस ऑफ बिहेवियर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, दैट मींस। तो इस पूरे सब्जेक्ट को अगर मैं सम कर दूं एक लाइन में, क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ लिक्विड और गैसेस के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करेंगे तो वो कैसा बिहेव करेंगे, वो पूरा एनालिसिस इस सब्जेक्ट में होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, सिंपल। ओके, सो आगे चलते हैं। दैट इज, ये हमने डिस्कस कर लिया है लिक्विड और गैसेस की, हम यहाँ पे बात करेंगे। सो सब्सटेंस टू टाइप का है, सॉलिड एंड फ्लूइड। तो यहां पे अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें, और यहीं पे हम फ्लूइड को डिफाइन करने वाले हैं भाई, जो बेसिक डेफिनेशन आएगी फ्लूइड की वो आप जानते हो, ठीक है, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। बट अब जो हम फ्लूइड को डिफाइन करेंगे इंजीनियरिंग फील्ड में, वो यहां से डिफाइन करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करते हुए सॉलिड से। चलो बेसिक डिफरेंस देखते हैं सॉलिड में और फ्लूइड में। देखो ध्यान से, देखो वो वाली हम डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर लार्ज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, वो सब है, वो सब आपको पता है, ठीक है, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इधर देखो भाई, वो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक इंटरेस्टिंग चीजों की बात करेंगे यहाँ पे मिलनी। इधर देखो प्लीज, ध्यान से देखना। सपोज दिस इज एनी सॉलिड, ये कोई सॉलिड है, अगर सपोज डियर दिस इज कोई सॉलिड, ये कोई सॉलिड है, एंड यहां से अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, ध्यान से देखना बिल्कुल, और इस सॉलिड के ऊपर अगर क्या करे, एक यहां से अगर मैं शेयर फोर्स अप्लाई करता हूं F, इसके ऊपर अगर मैं शेयर फोर्स अप्लाई करता हूं F, तो क्या होगा, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा डियर, शेयर डिफॉर्मेशन आएगा। शेयर डिफॉर्मेशन बोले तो एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगा। कैसे होगा ये, अगर मैं इसको बोलता हूं A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, तो ये वाला जो लाइन आपको दिख रही है AB लाइन, ये कैसे मिलेगी आपको, दैट इज इस तरह से मिलेगी। ये B पॉइंट यहां पे आ जाएगा B डैश, ये जो C है ये कहां पे मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा, ये C पॉइंट यहां पे आ जाएगा C डैश, इस तरह से कुछ मिलेगा। और ये जो एंगल चेंज हुआ है डियर, ये आपको मिलेगा दैट इज डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये थीटा होगा ड्यू टू दिस फोर्स F। अब अगर हम इस फोर्स को रिमूव कर दें यहां से तो क्या होगा, सॉलिड है, फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन आया, अब जैसे ही अगर मैं इस फोर्स को रिमूव करता हूं डियर, तो क्या देखने को मिलेगा मेरे को, तो देखने को मिलेगा ये सॉलिड अपनी इनिशियल स्टेट में वापस चला जाएगा, अगर ये फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो। अगर नहीं भी जाएगा, अगर फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है, एटलीस्ट दिस सॉलिड विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो दिस सॉलिड विल ट्राई टू regain its original shape and size। जो भी इसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज है उसको ये रिगेन करने का ट्राई करेगा, जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करते हो यहां से, आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। तो ये तो होगी बात सॉलिड के बिहेवियर की। अब अगर मैं बिहेवियर की बात करता हूं फ्लूइड की, भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, यहीं पे खत्म हो जाएगा सारा। अगर हम फ्लूइड के बिहेवियर की बात करते हैं, सपोज ये कोई मैंने प्लेट लिया, ठीक है, दिस इज एनी प्लेट, और ये एक और प्लेट मैंने यहां पे लिया, भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, दिस, ओके। अब इस वाली प्लेट को, बॉटम वाली प्लेट को मैं क्या कर रहा हूं, बॉटम वाली प्लेट को मैं फिक्स कर रहा हूं, बॉटम वाली प्लेट को मैंने फिक्स किया, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में फ्लूइड है,
फ्लूइड से मैंने इन दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है वो फिल किया हुआ है, यहां पे फ्लूइड है, फ्लूइड। बॉटम वाली प्लेट फिक्स कर दिया, टॉप वाली प्लेट को अगर मैं देता हूं वेलोसिटी v वेलोसिटी अगर मैं देता हूं टॉप वाली प्लेट को, तो और यहां पे अगर मैं एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करूं, भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, ये मैं फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे दिस फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, मतलब ये इस रीजन के फ्लूइड की मैं बात करूंगा, बिहेवियर की बात करूंगा, इसको मैं बोल रहा हूं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब जैसे ही आपने इसको वेलोसिटी दिया मतलब क्या, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया ना, अगेन जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे दैट इज दिस एफ, फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, ये प्लेट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये टॉप वाला प्लेट मूव होना स्टार्ट होगा तो ध्यान से देखना, ये जो ए बी लेयर है इसके साथ क्या होगा, ये ए बी लेयर यहां पे आ चुका होगा, और ये जो डीसी लेयर है ये यहां पे आ चुका होगा। तो क्या ये लेयर यहां पे रुक जाएंगे, ये लेयर यहां पे नहीं रुकेंगे, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन चलेगा डियर, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन चलेगा, ये कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन आप देखते रहोगे, ये बी यहां पे आ जाएगा बी डैश, कुछ टाइम बाद यहां मिलेगा बी डबल डैश, ये सी यहां पे मिलेगा सी डैश, कुछ टाइम बाद यहां पे मिलेगा सी डबल डैश। और अगर आप इस फोर्स को रिमूव कर दो जो आपने लगाया था टॉप प्लेट पे, इस फोर्स को अगर आप रिमूव भी कर दोगे तो भी माय डियर ये फ्लूइड कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में जाने का ट्राई भी नहीं करेगा, ये ऑलवेज क्या होता रहेगा, ये डिफॉर्मेशन चलता रहेगा, और ये डिफॉर्मेशन चलता रहेगा और ये कॉन्टिन्यूअसली डिफॉर्म होगा, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। यही बेसिक डिफरेंस है डियर सॉलिड में और फ्लूइड में। सॉलिड्स में आप हुक्स लॉ स्टडी करते हो, कैसे स्टडी करते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन जब हम फ्लूइड में बात करते हैं ना, फ्लूइड में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन। तो यहां पे बिकॉज कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस है, आपसे पूछेंगे स्ट्रेन बताओ, अच्छा आप कहोगे ठीक है इतना एंगल चेंज हुआ है, ये स्ट्रेन है, ठीक है, अरे थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इतना एंगल चेंज हो गया, ये स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस चल ही रहा है, और इवन इफ यू रिमूव द फोर्स तो भी फ्लूइड अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जाने का ट्राई भी नहीं करेगा। सो इसीलिए डियर फॉर द सेम रीजन फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो मेमोरी सब्सटेंस, फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, जीरो मेमोरी सब्सटेंस। क्यों, बिकॉज ये अपनी मेमोरी पूरी तरह से लॉस्ट कर चुका है, ये कहां से आया था, इसका ओरिजिनल शेप क्या था, कुछ नहीं पता है इसको, जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया उसके बाद भी कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन चलता रहेगा, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं है, सॉलिड में जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करते हो तो सॉलिड अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जाने का ट्राई करेगा एकदम से, तो दैट्स व्हाई फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड जीरो मेमोरी सब्सटेंस। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, सॉलिड में और फ्लूइड में, और इसी डिफरेंस के बेस पे हम क्या करेंगे, फ्लूइड को डिफाइन करेंगे। तो फ्लूइड का डेफिनेशन क्या होगा, दैट इज अ substance which deforms continuously, substance which deforms continuously under the action of shear force, no matter or however small the force is, कितना भी स्मॉल अमाउंट का आप फोर्स, शियर फोर्स अप्लाई करो डियर फ्लूइड के ऊपर, वो कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम फ्लूइड को डिफाइन करेंगे सॉलिड से डिफरेंशिएट करके। ओके, ये है फ्लूइड का डेफिनेशन। तो कभी अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, आपसे पूछते हैं व्हाट इज फ्लूइड, आप जरूर बोलो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, बट साथ में आप ये भी लगाओगे substance which deforms continuously under the action of shear load however small the force। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन गया डियर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर देखना कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्लूइड कांट रेजिस्ट, ऑप्शन ए शियर फोर्स, ऑप्शन बी टेंसाइल फोर्स, ऑप्शन बी कंप्रेसिव फोर्स, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो फ्लूइड कांट रेजिस्ट, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, शियर फोर्स। फ्लूइड शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता,
सेकंड क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए आप यहां से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जीरो मेमोरी सब्सटेंस किसको बोलते हैं, फ्लूइड को बोलते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके यहीं से रेडी हो गए स्टार्टिंग से। इसमें किसी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो बोलो भाई। मैं इतने चैट भी देख लेता हूं, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बोलो, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। इस टाइम पे सारे पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट हैं, किसी को कुछ भी बोलना है, डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके वसीम, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट यहां तक, कोई क्वेरी? अभी देखो आगे सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को टच करेंगे। विशाल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एक बार स्टार्ट तो होने दो चीजों को। बताया तो था आपको, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी एवरी सब्जेक्ट की, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगा। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो सर चले आगे कंटिन्यू करें। चलो भाई, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो आगे, अब देखो ध्यान से। अब ये फ्लूइड की हमने बेसिक बात कर लिया कि व्हाट इज फ्लूइड। अब हम एक दो प्रॉपर्टी की बात करते हैं भाई फ्लूइड की, और उन प्रॉपर्टी को ना, जैसे कि मैंने बोला, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल से टच करेंगे प्रॉपर्टी को। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं शोएब जी? चैट में तो नहीं आ रही है सर। शोएब, कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी शोएब? नो? नो, चलो सर कंटिन्यू करते हैं आगे, उसके बाद ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ज्यादा ब्रेक बीच में नहीं चलेगा, ये आ गया। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे डियर। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे हम लोग, एक डेंसिटी की बात करेंगे, एक विस्कोसिटी की बात करेंगे। एक डेंसिटी की बात करेंगे और एक विस्कोसिटी की बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज डियर मास पर यूनिट। इसको डेंसिटी भी बोलते हैं और मास डेंसिटी भी बोलते हैं। एक वेट डेंसिटी होता है, ये इसको हम नॉर्मल डेंसिटी और मास डेंसिटी बोलते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी रोहो इक्वल्स टू m बाय v। यूनिट क्या बनेगा इसका, दैट इज एम के एस यूनिट क्या बनेगा, kg पर मीटर क्यूब। ये हो गया भाई डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम का, ठीक है, कितना मास है वही क्या हो जाएगा, उसका डेंसिटी हो जाएगा। मतलब क्या है, समझ नहीं आया, फील नहीं हुआ? फील ऐसे होगा, एक कंटेनर ले लो डियर, एक कंटेनर ले लो, कंटेनर लो आप, वॉल्यूम जिसका हो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो, एक ऐसा कंटेनर ले लो। ठीक है, 1 बाय 1 का ले लो कंटेनर, ये ले लो। इसमें क्या करो, कोई भी फ्लूइड फिल कर दो, इसको पूरा फ्लूइड से फिल कर दो, वाटर से फिल कर दो, एयर से फिल कर दो, जितना भी। अब इसका मास चेक कर लो कितना आ रहा है, जो भी इसका मास आएगा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी बात है ना। और m मास क्या हो जाएगा डियर, m इक्वल्स टू रोहो इंटू वी, m इक्वल्स टू रोहो इंटू वी। ध्यान से देखो, सपोज ये ही कंटेनर है, सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, इसको हटाते हैं। सपोज ये कोई कंटेनर है, यहां पे मैंने कोई फ्लूइड लिया हुआ है, इसका कुछ वॉल्यूम है पर्टिकुलर, कुछ इसका v वॉल्यूम है, ये ठीक है, इसका m मास है, डेंसिटी इसकी रोहो है। ओके, अब आप चेक कर, भाई मास तो कांस्टेंट है ना, मास तो चेंज नहीं होगा। तो अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे डियर, तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा ना। जिस फैक्टर से वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसी फैक्टर से डेंसिटी डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखो इधर, सपोज ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही सोच के अब खुद ही दे दोगे। देखो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं तो देखो भाई, यहां पे ये कोई भी मैं गैस लेता हूं, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड लो, गैस लो, व्हाटएवर ये। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करूं ऊपर से, तो प्रेशर अप्लाई करने से मेरे को ये बताओ, डेंसिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा? चैट में सब लोग आंसर करेंगे भाई। अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? बोलो।
बस चैट में आपको लिखना है इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट, जो भी आपको समझ आ रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या? कोई भी आंसर नहीं कर रहा है यार? या तो ये बताओ कि सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। नहीं तो आंसर करो। विशाल ने आंसर किया है डिक्रीज करेगा, अच्छा आंसर तो करो जो समझ में आ रहा है। सही गलत से मत डरना कभी भी कि मेरा आंसर गलत हो गया तो क्या हो गया। अरे कोई यहाँ पे किसी, देखो किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, मैं भी ये नहीं बोल सकता हूँ ना कि मैं इस सब्जेक्ट का मास्टर हूँ या टीचर हूँ। भाई हम भी इस सब्जेक्ट का, मैं भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही हूँ। तो कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि एक पूरे चीज को, पूरे सब्जेक्ट को ही उसका मास्टर बन जाए। हो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है डियर। ठीक है, जितना आता है उतना बता देंगे ये है, और उतना में भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इंक्रीज, एक और आंसर आया, खालिद बोल रहे हैं इंक्रीज। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज, मैक्सिमम बोल रहे हैं इंक्रीज। वेरी गुड वेरी गुड, इंक्रीज करेगा, अभी तो बताया। अरे आपने प्रेशर अप्लाई किया डियर, तो वॉल्यूम तो डिक्रीज कर दिया ना। m इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, मास तो सेम रहेगा, डेंसिटी को तो इंक्रीज होना ही पड़ेगा, है ना। मास तो सेम ही है ना, मास भी बाहर थोड़ी चला गया ना, तो बाहर से कोई मास आया, मास तो उतना ही है। तो वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ेगा। और आप इसको ऐसे भी समझ, देखो डेंसिटी ये फ्लूइड में यूज कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज करते हैं टर्म को। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बात करते हैं ना। जैसे अब मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस पर किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऐसे यहाँ पे ये फ्लूइड में हम डेंसिटी पढ़ते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, वो क्या है, हमारी डेंसिटी है ना। तो डेंसिटी का सिंपल मतलब है कि पर्टिकुलर जगह पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो कितने नंबर ऑफ आदमी वहां पे रह रहे हैं या पीपल वहां पे रह रहे हैं, सिंपल। ठीक है, ये डेंसिटी है डियर। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं, अब आप मेरे को आंसर करोगे दोबारा, इस जितना मैंने आपको बताया इस नॉलेज से आप मेरे को आंसर करोगे। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, यही है, इसको मैंने सपोज हीट किया, हीट करके टेम्परेचर मैंने इसका राइज कर दिया, तो डेंसिटी के साथ क्या होगा भाई, डेंसिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। आंसर करेंगे सब लोग चैट में। टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेंसिटी के साथ क्या होगा। देखो अगर डेंसिटी से आप डायरेक्ट लिंक नहीं कर पा रहे ना, वॉल्यूम के बारे में सोच लो। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम के साथ क्या होगा, जो वॉल्यूम के साथ होगा उसका उल्टा डेंसिटी के साथ होगा, बस। वेरी गुड वेरी गुड। एसके का आंसर आया है, आकिब का, खालिद का, उमर का, वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर किया है डियर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना। अगेन मास तो कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, सिंपल। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम इसका देखते हैं, देखो कश्मीर में तो नीड नहीं होती होगी, ठीक है, एयर कंडीशनर्स की। लेकिन फिर भी जिन्होंने एयर कंडीशनर देखे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कश्मीर में, जो कश्मीर में ही हो बचपन से, उसने एयर कंडीशनर ना देखे हो लगे हुए, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिन्होंने देखे एयर कंडीशनर, अभी इसके बाद माइक ऑन रहेगा, जो आंसर करेगा, करना होगा वो आंसर करेगा। एयर कंडीशनर जो हम लगे हुए देखते हैं डियर, स्प्लिट एसी हम देखते हैं, ऑलवेज ऊपर लगे होते हैं वॉल पे। कभी किसने देखा है कि रूम में नीचे की तरफ लगा हुआ है एसी? ऐसा क्यों है, ऊपर ही क्यों लगता है हमेशा? एक आदमी आएगा, उसे 2 स्टूल चाहिए, ऊपर चढ़ेगा, वहां फिटिंग, अरे नीचे लगा दो ना, बहुत ईजी है फिटिंग करना भी। ऊपर ही क्यों लगाते हैं एयर कंडीशनर को, क्या रीजन है भाई, देखो कौन आंसर करेगा। माइक इस टाइम ऑन है, ठीक है, जो भी जिसको भी लगता है आंसर वो बोल सकता है। वाई वी ऑलवेज इंस्टॉल एयर कंडीशनर्स एट अ हाइट, हाइट पे क्यों लगाते हैं, नीचे क्यों नहीं लगाते उसको? कोई करेगा आंसर? नहीं,
कोई नहीं करेगा, चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं। देखो अभी हमने क्या बात, टेम्परेचर के साथ आप, हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है, वेरी गुड। ठीक है चलो देखते हैं। देखो भाई अभी हमने टेम्परेचर के साथ डेंसिटी को देख लिया। अरे अगर एसी से, एयर कंडीशनर से जो एयर आएगी डियर, उसका टेम्परेचर तो लो होगा ना, लो टेम्परेचर पे आएगी। जब टेम्परेचर लो होगा तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो एयर क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। अब जब एयर हैवी हो जाएगी तो डियर, हैवी तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना, और नीचे क्या है, हॉट एयर है। हॉट एयर की डेंसिटी कम है, वो लाइट है, वो लाइटर होके ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। तो ऊपर से कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी और नीचे से हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, डेंसिटी की वजह से, सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। अगर आपने एसी को नीचे इंस्टॉल कर दिया डियर, तो एसी से आने वाली कोल्ड एयर नीचे नीचे ही फ्लोट होगी, वो सिर्फ नीचे नीचे ही कूलिंग करेगी, आपके पैरों पैरों को ठंडा करेगी वो। जब ऊपर लगाओगे आप, तो ऊपर से वो पूरा कूल करते हुए आएगी, पूरी कूलिंग करते हुए आएगी। ठीक है, यही रीजन है, यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनर को हाइट पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो दैट कोल्ड एयर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगी हमेशा, वो हैवी होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। हॉट एयर की डेंसिटी कम होगी, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो भाई आप सब लोगों को पता होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो वाटर की डेंसिटी में अगर आप सब लोगों से पूछता हूं तो आप बता दोगे। ठीक है, ये किसमें क्या है मैंने पूछ लिया है। तो वाटर की डेंसिटी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, दैट विल बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, ये हम यूज करते हैं। बट अभी हमने बात की ना, डेंसिटी तो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो होगी। टेम्परेचर चेंज करोगे वाटर का तो उसकी भी डेंसिटी चेंज होगी। तो चलो देखो ध्यान से, अभी हमको पता चल गया कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे डेंसिटी इंक्रीज करेगा डियर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो जो वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये होती है, एंड इट इज द मैक्सिमम, ये मैं आपको बता दूं, दिस इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। यस यार, वाटर को ना नेचर ने ही एक्सेप्शनल बनाया है, एक्सेप्शन बनाया है। ठीक है, अब आप नेचर बोल दो, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, जो आपको सही लगे वो वर्ड यूज करो, मैं तो नेचर बोल रहा हूं। तो नेचर ने वाटर को ऐसा बनाया है, इसकी ये जो वाटर का जो बिहेवियर है, ये अदर सब्सटेंसेस से अलग है। कैसे अलग है, एक एग्जांपल समझते हैं। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर की, किस टेम्परेचर पे डियर, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है। मतलब ये सपोज आपका पास वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, आपको वाटर से आइस में कन्वर्ट करना है, वाटर को आपको आइस बनाना है। ठीक है, तो आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगा ना, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, 20 डिग्री से आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए डियर 4 डिग्री तक आओगे, इस प्रोसेस में डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा और आप मैक्सिमम डेंसिटी पे पहुंच जाओगे 4 डिग्री पे। जो मैक्सिमम डेंसिटी होगा दैट वुड बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से डियर चलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर तो अभी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वाटर के केस में, सिर्फ वाटर के केस में अब डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा, अब डेंसिटी डिक्रीज करेगा इसके बाद। यस, यहां पे वाटर का डेंसिटी डिक्रीज करता है इस वाले रीजन में, और ऐसा होने के पीछे डियर बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है, जो नेचर ने ऐसा बनाया है वाटर को। ऐसा क्यों, देखो इसको समझते हैं। ठीक है, समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, इधर देखो। अच्छा, ये जो पिक है डियर, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पिक को जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस पिक को जानते होंगे, बिकॉज ये मैंने जो पिक लिया है, ये लिया है किसका,
डल लेक का। अब देखो ऐसा क्यों बनाया है नेचर ने वाटर को, कि उसकी डेंसिटी 4 डिग्री के बाद जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, उसके बाद भी डेंसिटी उसकी इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो पकड़ लेंगे इस बात पे आपको। अब देखो ध्यान से, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने डल लेक देखा होगा, विंटर्स में देखा होगा। विंटर्स में क्या होगा, इसके ऊपर आइस फॉर्म हो जाएगा पूरा, इसके ऊपर दैट इज आइस स्केटिंग भी होती है, ठीक है। लेकिन लेकिन आइस का एक लेयर फॉर्म होगा डियर, क्या होगा, आइस का एक लेयर फॉर्म होगा, और आइस का लेयर फॉर्म होगा, उसके नीचे वाटर ही होगा, उसके नीचे वाटर होगा, और उस वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो भी हमारे वाटर एनिमल्स हैं, जो उनकी एक्वेटिक लाइफ है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर पूरा पूरा अगर आइस फॉर्म हो जाए, अगर पूरा जम जाए ऊपर से नीचे तक, पूरा अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो तो सब खत्म हो जाएंगे ना, एक्वेटिक लाइफ खत्म, सारे जानवर मर जाएंगे एकदम से, पानी वाले। बट ऐसा तो नहीं होता है ना, बर्फ सिर्फ ऊपर मिलेगी डियर, नीचे नहीं मिलेगी, नीचे तो पानी है। तो ये नेचर ने दिया है ऐसा गिफ्ट, ध्यान से समझना आप क्या होगा, ठीक है। आओ उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। 20 डिग्री पे वाटर था, 20 डिग्री से आपने टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक डियर डेंसिटी डिक्रीज करेगा, दैट मींस वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सॉरी सॉरी डेंसिटी सॉरी डेंसिटी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, दैट मींस वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री से नीचे जाओगे, क्योंकि 4 डिग्री के बाद ही आइस फॉर्म होना स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। जैसे ही आप 4 डिग्री से नीचे जाओगे, 4 डिग्री से आप 0 डिग्री पे जा रहे हो डियर, ध्यान से देखना, डेंसिटी उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इंक्रीज होना चाहिए लेकिन डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। यही तो मतलब हुआ ना, ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं। डेंसिटी डिक्रीज करेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले जो आइस फॉर्म होगा वो तो टॉप पे होगा ना, वही तो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, टेम्परेचर तो कम एनवायरमेंट का हो रहा है ना सर्दियों में। तो ऊपर का जो लेयर होगा, ठीक है, जैसे वो 4 डिग्री से कम आएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, वो एक्सपेंड होगा। अब टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है तो वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर का लेयर है, और वो एक्सपेंड हो रहा है डियर। क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस अगर डेंसिटी इंक्रीज करता तो वॉल्यूम डिक्रीज करता, वॉल्यूम डिक्रीज करता तो आइस फॉर्म होता और आइस नीचे जाता, है ना। आइस फॉर्म होगा, आइस जाएगा नीचे, लेकिन बिकॉज डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, ऊपर का जो लेयर है वो आइस फॉर्म होगा और वो एक्सपेंड होगा वो, ठीक है। उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वो एक्सपेंड होगा। अब जब वो एक्सपेंड होगा तो वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कम हो गया ना, वो लाइट भी तो हो गया है, वाटर से लाइट हो गया ना आइस, उसका डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहेगा। तो ऊपर कुछ लेयर्स तक आइस फॉर्म हो जाएगा डियर, एंड आइस इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंसुलेटर। आइस बहुत अच्छा इंसुलेटर भी है। तो कुछ लेयर्स तक आइस फॉर्म होगा, नीचे वाटर होगा, तो एनवायरमेंट और वाटर के बीच में आइस फिर इंसुलेटर का काम करेगा। तो जो नीचे का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री नहीं जाएगा, तो नीचे आइस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर अगर 4 डिग्री से 0 डिग्री तक अगर नॉर्मल बिहेवियर होता, तो नॉर्मल बिहेवियर में तो डियर डेंसिटी इंक्रीज करेगा ना, डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो क्या होता फिर, दैट इज आइस फॉर्म होगा, सबसे पहले तो ऊपर आइस फॉर्म होगा, है ना, ऊपर आइस फॉर्म होगा तो डेंसिटी उसका ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो वो नीचे जाएगा, ऊपर आइस फॉर्म होगा वो नीचे जाएगा। ऐसे करते करते पूरा आपका जो लेक है वो पूरा आइस से फॉर्म हो जाएगा, एक्वाटिक लाइफ खत्म, कुछ नहीं बचेगा वहां पे। तो ये नेचर ने ऐसा बनाया है, ठीक है, किसको, वाटर को सिर्फ। ये नेचर की खूबसूरती है, ठीक है, जिसको हम सब इंजॉय करते हैं। क्लियर भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो बोलो पहले। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, प्लीज अनम्यूट कर, आप सब लोग अनम्यूट हो इस टाइम पे। किसी का कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। भाई डाउट लेके नहीं जाना है, डाउट सारे यहीं क्लियर करने हैं। अच्छा, डाउट नहीं है तो एक बार ये बता दो, मजा आ रहा है, यस और नो लिख दो भाई। मजा आ रहा है कि नहीं, यस और नो लिख दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना भाई। अच्छा यहाँ पे कोई भी अगर पढ़ा रहा है ना,
वो कितना, उसके पास कंटेंट बहुत है खड़ा है, लेकिन वो कितना डिलीवर कर रहा है आपको, वो आप पे भी डिपेंड करेगा। जो सामने से जैसा रिस्पॉन्स आएगा ना, फिर उतनी एनर्जी निकलती है अंदर से। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो देखो डेंसिटी अगर देखा जाए तो हम क्या है, कुछ भी छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। देखिए डेंसिटी भी हमने बात करते करते आधा घंटा निकाल दिया यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल से उसको हमने कनेक्ट किया है ना। इस तरह अगर पढ़ेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ये है बात। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डियर फ्लूइड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्विक डेफिनेशन देखते हैं विस्कोसिटी का, और फिर उसको भी थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गई चीजें अलग है, एक बार फील हो जाएंगी ना तो कभी जाएंगी ही नहीं यहां से। तो डेफिनेशन अगर मैं देखता हूं तो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड that offers internal resistance in the movement of one layer of fluid over another layer of fluid। ठीक है, इंग्लिश में एक लाइन लिख दी, 2 लाइन लिख दी, क्या मतलब है, मतलब समझेंगे। तो बुक से उठा के लाइन लिख दी यहाँ पे। अगर मैं सिंपल एक लाइन में विस्कोसिटी को डिफाइन करूं डियर, तो हम सबसे पहले विस्कोसिटी का हमारे लिए डेफिनेशन क्या होगा, दैट इज इट इज द इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन, इट इज द मेजर इस और बेस, और अगर हम स्पेसिफाई करें, इट इज द मेजर ऑफ internal fluid friction, between fluid layers। ऑब्वियसली जब फ्लूइड किसमें होगा, मोशन में होगा। भाई अगर फ्लूइड रेस्ट पे है, विस्कोसिटी हैज नथिंग टू डू। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो विस्कोसिटी कभी पिक्चर में नहीं आएगी, ये बात अभी आपको फील भी हो जाएगी। तो हमारा डेफिनेशन क्या है, मेजर ऑफ इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन दी फ्लूइड लेयर्स। जब भी आपका फ्लूइड किसमें आएगा डियर, मोशन में आएगा, उस टाइम पे जब भी आपका फ्लूइड मोशन में होगा तो लेयर्स के बीच में ना एक फ्रिक्शन होगा, हमेशा 2 लेयर्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन का जो मेजर है, ठीक है, मतलब उस फ्रिक्शन का इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, उसका जो मेजर है वो विस्कोसिटी बताएगा। अगर फ्लूइड का विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होने वाला है लेयर्स के बीच में जब भी आप फ्लूइड को फ्लो कराओगे, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब उस फ्लूइड के फ्लो होने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, उतनी ही ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होने वाला है। अगर विस्कोसिटी कम है तो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन कम है, वो फ्लूइड उतना ही इजीली फ्लो हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, एक तरफ वाटर है, एक तरफ मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वाटर है, दोनों को फ्लो कराओ, बहने दो, कौन इजीली फ्लो हो जाएगा और किसके फ्लो होने में रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, ऑयल के ना, मस्टर्ड ऑयल के, है ना। इसका मतलब क्या है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, सिंपल है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है ना, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है लेयर्स के बीच में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ये तो समझ गए, ठीक है, फ्रिक्शन आ कहां से रहा है, मतलब फील नहीं होगी ये बात, समझ गए विस्कोसिटी का मतलब ये है, ठीक है, सब चीजें, लेकिन फील भी तो होना चाहिए ना, फ्रिक्शन जो हो रहा है उसका रीजन क्या है, समझते हैं, फील करते हैं, आओ। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है ना ऊपर जो लिखी है, जो बुक से लिखी है, ये भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इसको समझने से पहले एक चीज बस मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हम फ्लूइड में स्टडी करते हैं डियर, उससे हेल्प हो जाएगी। हम बात करते हैं नो स्लिप कंडीशन। जितना भी हम फ्लूइड स्टडी करते हैं डियर, नो स्लिप कंडीशन पे स्टडी करते हैं। तो नो स्लिप कंडीशन क्या बोलती है, नो स्लिप कंडीशन ये बोलती है कि जब भी ये कोई सपोज सॉलिड सरफेस है, जब भी किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर से कोई भी फ्लूइड पास होगा, ध्यान से देखना भाई, जब भी किसी सॉलिड सरफेस से के ऊपर से कोई भी फ्लूइड पास होगा, इस तरह से अगर मैं फ्लूइड लेता हूं लेयर बाय लेयर, ये सॉलिड सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर से जब भी फ्लूइड पास होगा, तो जो फ्लूइड की बिल्कुल बॉटम वाली लेयर है, बॉटम लेयर का मतलब तो बिल्कुल बॉटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके साथ कांटेक्ट में आएंगे, किसके साथ, सरफेस के साथ, ठीक है। तो जो बिल्कुल जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है जो कांटेक्ट में आएंगे सरफेस के साथ, उनके और सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। मतलब ये, अगर ये रेस्ट पे है ना सरफेस, तो ये मॉलिक्यूल भी सरफेस के साथ रेस्ट पे आ जाएंगे। अगर ये सरफेस किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये वाले मॉलिक्यूल जो सिर्फ वेलोसिटी, जो सिर्फ सरफेस के ऊपर है, जो सिर्फ सरफेस के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है,
वो उसी सरफेस की वेलोसिटी को अटेन कर लेंगे। अगर सरफेस रेस्ट पे है तो वो मॉलिक्यूल भी रेस्ट पे, अगर सरफेस किसी v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल भी सरफेस के साथ v वेलोसिटी के साथ ही जाएंगे। कहने का सिंपल मतलब ये है, ये सरफेस के साथ चिपक जाएंगे, है ना। तो जो बॉटम लेयर होगा वो सरफेस पे स्टिक हो जाएगा, ये मतलब है कहने का। इसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। और जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स हम स्टडी करते हैं वो सारा नो स्लिप कंडीशन पे है। जो भी हम एनालिसिस करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, व्हाटएवर हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, उसमें ये ऑलवेज अजम्पशन रहता ही रहता है कि नो स्लिप कंडीशन पे हम बात करते हैं। तो समझ में आया नो स्लिप कंडीशन क्या बोलती है? कि जो बॉटम लेयर है फ्लूइड का, जो कांटेक्ट में आएगा सॉलिड सरफेस के, वो सॉलिड सरफेस के साथ स्टिक हो जाएगा। सिंपल है ना, ये मतलब है। अब देखो, आओ अब समझते हैं विस्कोसिटी को। भाई देखो, अभी हम आगे नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स बात करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें यहां पे क्लियर होने वाली है। देखो ध्यान से, मजा आएगा। देखो चलो, सपोज ये कोई सरफेस है, दिस इज सॉलिड सरफेस, और ये सॉलिड सरफेस है रेस्ट पे। ध्यान से देखना भाई, ये सॉलिड सरफेस किस पे है? रेस्ट पे। अब इस सॉलिड सरफेस के ऊपर से क्या कर रहे हैं अपन? कोई भी फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं, फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं। और ये मैं आपको लेयर्स जो मैं ये आपको शो कर रहा हूं यहां पे, ये शो कर रहा है कि जब ये फ्लूइड एंट्री कर रहा है सरफेस के ऊपर तो सारी लेयर्स का जो वेलोसिटी है वो सेम है भाई। सब लेयर्स का वेलोसिटी सेम है, मतलब ये देख रहे हो आप, लेंथ सेम है, तो सब लेयर्स का वेलोसिटी सेम है। यू इंफिनिटी बोल रहा हूं मैं, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जब फ्लूइड सरफेस के ऊपर आएगा तो सब लेयर्स का वेलोसिटी सेम होगा। कितना होगा? यू इंफिनिटी होगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। अब क्या होने वाला है, जो बॉटम वाला लेयर है भाई, जो बॉटम वाला लेयर है वो तो सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाएगा ना। अगर सरफेस रेस्ट पे है तो बॉटम लेयर का वेलोसिटी भी तो जीरो होगा कि नहीं होगा? ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, हाँ बिल्कुल होगा। और ऊपर ऊपर कहीं मस्त कोई लेयर अपना पास हो रहा है किससे? यू इंफिनिटी वेलोसिटी से। भाई सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी जीरो, दूर कहीं एक लेयर पास जा रही है, यू इंफिनिटी वेलोसिटी से जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डियर कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है? सपोज अगर मैं इसको बोलूं एक्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरे को क्या देखने को मिलेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले तो क्या मतलब? वेलोसिटी वाई के साथ चेंज होगा। यहां पे वेलोसिटी जीरो होगा फ्लूइड का, ऊपर वेलोसिटी यू इंफिनिटी होगा, तो वेलोसिटी चेंज होगा जीरो से लेके यू इंफिनिटी। वेलोसिटी चेंज होगा जीरो से लेके यू इंफिनिटी। ओके, दैट मींस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। भाई ध्यान से देखना, लाइक दिस। ये आपको डियर वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। नीचे लेयर का वेलोसिटी जीरो, देख लो आप, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एरो का लेंथ बढ़ता जा रहा है, और एरो का लेंथ किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा डियर, और एक टाइम के बाद फिर सब लेयर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? यू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई। मतलब यू के साथ वाई का, सॉरी वाई के साथ यू का चेंज, डी यू बाई डी वाई। ये वाई डायरेक्शन है, इसके साथ यू चेंज हो रहा है डियर। कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? जीरो से लेके यू इंफिनिटी तक। इस लेयर का वेलोसिटी जीरो है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे लेयर्स का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और कहां तक जाएगा? दोबारा यू इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, अभी तक फ्रिक्शन नहीं आया। पढ़ना तो क्या है, समझना तो विस्कोसिटी को है। विस्कोसिटी क्या है? फ्रिक्शन है लेयर्स के बीच में, आया नहीं अभी तक, अब आएगा। आओ देखो ध्यान से। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखो, मैं कोई भी दो लेयर उठाऊं, कोई भी दो लेयर, कोई भी दो लेयर उठा रहा हूं मैं, ये दो लेयर मैंने उठा ली, इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये इस तरह से। ये दोनों लेयर मैंने ली, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी सपोज यू है, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ऑब्वियसली नीचे वाली से तो ज्यादा ही होगी, है ना। ऊपर वाली की मैं बोल रहा हूं यू प्लस डी यू, यू प्लस डी यू। अब देखो भाई ध्यान से इधर देखना, ठीक है, ये नीचे वाली लेयर है जो u वेलोसिटी से जा रही है, ये इसके ऊपर वाली लेयर है जो u प्लस डी यू वेलोसिटी से जा रही है। ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है नीचे वाली लेयर से, तो जब ये इसके ऊपर से जाएगी तो ये क्या करेगी? नीचे वाली लेयर को अपने साथ पुल करेगी ना, करेगी कि नहीं करेगी?
क्योंकि ऊपर वाली की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो नीचे वाली को अपने साथ पुल करेगी, आओ मेरे साथ, क्योंकि मेरी वेलोसिटी ज्यादा है, बिल्कुल करेगी। मतलब ये कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे एक फोर्स अप्लाई करेगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी इस डायरेक्शन में, दैट इज ये फोर्स। कैसा फोर्स होगा? ये शियर फोर्स होगा। सरफेस के पैरेलल लग रहा है ना डियर, तो कैसा फोर्स होगा? शियर फोर्स होगा। तो ऊपर वाली लेयर ने नीचे वाली लेयर के ऊपर क्या किया? एक फोर्स अप्लाई किया उसको अपने साथ पुल करने के लिए। लेकिन नीचे वाली लेयर भी तो समझदार है, न्यूटन थर्ड लॉ तो नीचे वाली लेयर भी जानती है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ नीचे वाली लेयर भी जानती है कि न्यूटन साहब बोल के गए थे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ऊपर वाली ने नीचे वाली पे एफ फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, तो नीचे वाली भी ऊपर वाली पे इतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो नीचे वाली लेयर डियर ऊपर वाली लेयर पे सॉरी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। और यही वो फोर्स है डियर, यही वो फोर्स है जो इस लेयर को क्या कर देगा? रिटार्ड कर दे। ये लेयर तो इधर जा रही थी ना, तो ये जो फोर्स है ये इस लेयर को क्या करेगा? रिटार्ड कर देगा, रिटार्ड। यही यहां पे फिनोमिना हो रहा है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रिटार्ड करती। यही वो फोर्स है, यही वो फ्रिक्शन फोर्स है जो दो लेयर्स के बीच में एक्ट कर रहा है। हमेशा नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को क्या करेगी? रिटार्ड करेगी। ठीक है, समझ आ गया इतना? लेकिन विस्कोसिटी तो अभी भी नहीं आई, समझना तो विस्कोसिटी है, ठीक है, आएगी, विस्कोसिटी भी आएगी। तो ये डियर फोर्स, ये वो फ्रिक्शन फोर्स है जो लेयर्स के बीच में आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली पे लगा रही है ड्यू टू वेलोसिटी डिफरेंस। ऊपर वाली की वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वाली नीचे वाले के ऊपर लगाती है पहले फोर्स, फिर नीचे वाले उसके रिपल्स करती है, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करती है वो, और वो जो फोर्स है वो ऊपर वाली लेयर को क्या करेगा? रिटार्ड कर देगा। ये है वो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, यही वो फ्रिक्शन फोर्स है। और ये किस टाइप का फोर्स है डियर? इट इज अ शियर फोर्स। कैसा फोर्स है ये? शियर फोर्स। अब क्वेश्चन ये आया, ठीक है समझ गया, लेकिन इसको मेजर कैसे करें कि ये है कितना? इसको मेजर करने के लिए अगेन न्यूटन साहब ही मैदान में आए वापस, और न्यूटन साहब ने बताया एक काम कर लो, पहले तो इस फोर्स को, ये जो ये लेयर है ना, लेयर के ऊपर ये फोर्स लगा, ये कुछ एरिया बनेगा इसका, इस फोर्स को एरिया से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेस मिलेगा। किस तरह का स्ट्रेस मिलेगा भाई? शियर स्ट्रेस मिलेगा, क्योंकि शियर फोर्स है ना। तो न्यूटन साहब ने बताया अगेन, दिस शियर स्ट्रेस is directly proportional to what? Rate of shear strain. Rate of shear strain. Yes, rate of shear strain. मैंने आपको बोला था ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हुक्स लॉ पढ़ते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहां पे क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्योंकि जब भी फ्लूइड की बात करेंगे डियर, जब भी फ्लूइड की बात करेंगे, कभी भी एब्सोल्यूट स्ट्रेन की बात नहीं कर सकते, हमेशा रेट ऑफ स्ट्रेन की बात करेंगे, क्योंकि फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफॉर्मेशन चलता ही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे? इस रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की बात करेंगे। तो किन्होंने बोला? न्यूटन साहब ने बोला कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और जब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, छोटा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन वगैरह में हम यहाँ पे जाएंगे नहीं अभी। तो जब हम ये फाइंड करते हैं ना रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डियर, तो ये जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, ये जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा इक्वल्स टू निकल के आता है किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसके निकल के आता है? इक्वल वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले तो क्या? du बाय dy। जब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल निकल के आता है। ओके, सो दैट इज, सो टाउ, दैट मींस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? du बाय dy। और आपको पता है इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं डियर, और यहां पे जो कांस्टेंट है यही है विस्कोसिटी। अब आया अब आया du बाय dy, ये है, ये म्यू डियर कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं इसको डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड के लिए ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। अच्छा, समझ में आ गई। लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल रहा कि विस्कोसिटी फ्रिक्शन के साथ कैसे रिलेटेड है भाई। अरे अब तो सिंपल रिलेशन है। अब दो फ्लूइड को आप कंपेयर कर लो, ठीक है। अगर जिस फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो उस फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस भी तो ज्यादा होगा। अगर शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो शियर स्ट्रेस क्या है, टाउ इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो शियर स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो शियर फोर्स भी तो ज्यादा होगा, और यही तो वो रेजिस्टेंस फोर्स है, यही तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो लेयर्स के बीच में लग रहा है। तो जिस फ्लूइड के लिए म्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब वो फ्लूइड में शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा, किसके बीच में, लेयर्स के बीच में। अगर शियर स्ट्रेस ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि शियर फोर्स ज्यादा है, और यही वो फोर्स है जो क्या दे रहा है आपको, रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन देखना जरा। जो बुक वाली डेफिनेशन है, तो बोलते हैं ना बुक की डेफिनेशन समझ नहीं आती, आएगी देख लो। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, दैट ऑफर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इन द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। जो एक लेयर फ्लूइड का दूसरी लेयर पे अप्लाई करेगा, ये वो उसका क्या है, ये उसका मेजर है एक्चुअली विस्कोसिटी। अगर ज्यादा विस्कोसिटी है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा फ्लो होने में, कम विस्कोसिटी है तो फ्लो होने में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये थी बात किसकी, विस्कोसिटी की। यहां पे इसको अप्लाई करते, देखो इस यहां से ना क्वेश्चन मिलते हैं आपको डायरेक्ट बहुत सारे। जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, एक नहीं तो आप बोलोगे कि थियरी थियरी पढ़ा के चले गए, थोड़े न्यूमेरिकल नहीं करे। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ऑन अ प्लेट, क्या बोल रहे हैं भाई, ऑन अ प्लेट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है प्लेट पे। ऑन अ प्लेट दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस दैट मींस वेलोसिटी u y के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है, ठीक है। वेयर u इज इन मीटर पर सेकेंड, y इज इन माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, y इज इन मीटर्स, म्यू ऑफ फ्लूइड, भाई म्यू दे दिया है आपको, डायनामिक विस्कोसिटी दे दिया है फ्लूइड का, इतना है। आपको बताना है शियर स्ट्रेस एट 0.3 मीटर अबव द प्लेट, प्लेट के ऊपर 0.3 मीटर पे कितना शियर स्ट्रेस होगा और 0.2 मीटर पे कितना शियर स्ट्रेस होगा, और उनका रेशो क्या है ये बताना है। और मैं एक चीज यहां पे और ऐड कर दूं, अगर मैं यहां पे एक चीज और ऐड कर दूं कि शियर स्ट्रेस बताना है वॉल पे कितना होगा, वॉल पे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से ऐड है। क्वेश्चन को अगर मैं यहां पे देखो, इन्होंने क्या बोला है, एक सरफेस है, एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस के ऊपर से क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है डियर, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही फ्लूइड सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो आपको पता है ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, लाइक दिस, इस तरह से वेलोसिटी चेंज होगा जीरो से लेके कहां तक, u इंफिनिटी तक, लाइक दिस। और उसके बाद सारी लेयर्स का वेलोसिटी दोबारा से सेम हो जाएगा। और ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यही इन्होंने आपको दे दिया है। ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना y के साथ, किस तरह चेंज हो रहा है, दैट इज u इक्वल्स टू 1/2 y माइनस y स्क्वायर बाय 4। ये वेलोसिटी u y के साथ इस तरह से चेंज हो रहा है, ये इन्होंने रिलेशन दे दिया। शियर स्ट्रेस पूछा है डियर, तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते ही हो, टाउ इक्वल्स टू म्यू du बाई dy। क्या करना है, u का y के साथ रिलेशन दिया है, वेरी सिंपल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर y के रेस्पेक्ट में, तो du बाई dy मिल जाएगा, चेक कर लो। डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dy मिल जाएगा, तो कितना आएगा, दैट इज 1/2 कांस्टेंट है, y का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/4 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का कितना होगा 2y, इससे कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1/2 माइनस y/2, ये कैंसिल हो गया 2। ये आ गया भाई du बाई dy, 1/2 माइनस y/2। ओके, सो du बाई dy आपके पास आ गया है डियर, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, दैट इज 1/2 माइनस y/2। अब कहां पे निकालना है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अगर वॉल पे निकालना है, वॉल बोले तो कहां पे, बिल्कुल सरफेस पे, सरफेस पे शियर स्ट्रेस निकालना है, तो कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू म्यू du बाई dy। भाई du बाई dy कहां पे,
वॉल पे दैट इज y इक्वल्स टू 0 पे ना, वॉल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। y कहां से मेजर होगा, यहीं से तो मेजर करेंगे, तो y इक्वल्स टू 0 पे है du बाई dy। जब आपसे पूछा है शेयर स्ट्रेस 0.3 मीटर पे बताओ, तो मतलब du यहां पे कहीं पे 0.3 मीटर अगर मैं बोलूं 0.3 मीटर पे क्या निकालना पड़ेगा, du बाई dy निकालना पड़ेगा, सिंपल, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है, म्यू तो हर जगह कांस्टेंट है, du बाई dy का वैल्यू हर जगह अलग अलग होगा, उसके अकॉर्डिंगली शेयर स्ट्रेस भी अलग अलग होगा। अगर du बाई dy भी कांस्टेंट हो जाए तो शेयर स्ट्रेस भी सब लेयर्स के बीच में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं du बाई dy निकालता हूं डियर, तो du बाई dy एट y इक्वल्स टू 0 पे निकालता हूं तो कितना आएगा, y को 0 पुट कर लो, कितना आ गया 1/2, सिंपल, du बाई dy निकाल लो भाई, y इक्वल्स टू 0.2 पे निकालना, y इक्वल्स टू पहले 0.3 बोला है, 0.3 पे निकालो, y का वैल्यू 0.3 पुट कर दो, यहां पे कितना आ गया 1/2 माइनस 0.3/2 कितना आ गया 0.15। सिमिलरली du बाई dy कहां पे निकाले, y इक्वल्स टू 0.2 पे निकाल दो, कितना आएगा 1/2 माइनस 0.2/2 कितना आ गया 0.1। ओके, क्वेश्चन खत्म। वॉल शेयर स्ट्रेस कितना आएगा भाई, वॉल पे कितना आएगा, म्यू, म्यू का वैल्यू गिवन है आपको, कितना है 0.4, कितना है 0.4 इंटू du बाई dy एट y इक्वल्स टू 0 1/2 कितना हो गया, दैट इज 0.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल पे इतना शेयर स्ट्रेस आएगा भाई, शेयर स्ट्रेस एट y इक्वल्स टू 0.3 पे कितना आने वाला है, म्यू का वैल्यू सेम है 0.4, 0.3 पे du बाई dy कितना है, हाफ माइनस 0.15, हाफ बोले तो 0.5 माइनस 0.15 कितना हो गया 0.35, ओके, इंटू 0.35 कितना हो जाएगा ये 35 इंटू 4 करेंगे 70 140, ठीक है 140 हो गया, तो 0.140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली टाउ अगर निकालना हो y इक्वल्स टू 0.2 पे तो कितना होगा, दैट इज 0.4 म्यू इंटू du बाई dy कितना हो जाएगा ये 0.5 माइनस 0.1 दैट इज 0.4, 0.4 इंटू 0.4, वो 4 जा 60, ठीक है, कितना आएगा 0.160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर होंगे डियर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे रेशो पूछा है, 0.3 और 0.2 का रेशो पूछा है, तो 0.3 पे है 0.14, इस पे कितना है 0.16, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.14 अपॉन 0.16, तो कितना आ गया 7/8 आ गया डियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं यहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो सेशन को। कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना है तो बोलो भाई। किसी का अभी तक के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो या कुछ बोलना हो, बताना हो, ठीक है, अनम्यूट कर, आप सब लोग इस टाइम पे अनम्यूट हो, तो आप डायरेक्ट वॉइस से भी कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो मतलब। कोई कुछ बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा, कश सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा डियर, एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट होगा ये तो गारंटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज द टाइमिंग्स, ओके। हाँ, और अगर सिलेबस पहले कंप्लीट हो गया और एग्जाम अभी तक नहीं आया तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दैट इज रिवीजन बैच, या हम सिर्फ प्रैक्टिस बैचेस रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डेली 1 आवर, ठीक है, इस तरह का कुछ मैनेज करेंगे। लेकिन जब तक एग्जाम होगा जब तक हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बीच में ब्रेक नहीं देंगे। अगर एग्जाम पहले आ गया तो टाइमिंग इंक्रीज कर देंगे क्लास का, अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएगा।